कैसे हैं साथियों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, री एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है और जल्दी ही हमें उसकी डेट मिल जाएगी और हमारे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी को अभी से अपनी गति देनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इकोनॉमी की क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जो एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज रखता है। यानी कि अगर आप जीएस के पोर्शन को देखोगे तो बाकायदा मोटा मोटा जो जीएस का पोर्शन है वो आपका 30 नंबर के आसपास का है, ठीक है। और 30 नंबर में से आप देखोगे तो प्रत्येक सेक्शन जो है लगभग 5-5 मार्क्स का बनता है, जिसमें इकोनॉमी भी एक है। इकोनॉमी भी आपको पेपर में 5 नंबर का आता है। और बहुत सारे बच्चे, ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो इकोनॉमी वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी वाले सेक्शन में हम अच्छा कर सकते हैं और हम यहाँ से 5 में से 5 नंबर उठा सकते हैं और ये ना आपके स्कोर को बहुत अच्छा कर सकता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप यहाँ से 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को चला रहे हैं। ये क्लास सभी के लिए सुचारू रूप से उपयोगी है, उन लोगों के लिए जो री एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए, और जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरी बात है, आप इसके नोट्स मत बनाना, मैं सीधी सीधी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी कि आप हमारा इसकी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं उसको यहाँ पे पिन अप कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा वहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट देता रहता हूँ और इन सब की जितने भी क्लासेस हमारी चलेंगी उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आप वहाँ से ले लेना। यानी कि एक बार तो आप इसे ऐसे देखना, फिर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप चाहो तो उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, नहीं चाहते तो आप उसे साथ में रख करके इसमें देखेंगे तो आपको वीडियो फिर दोबारा से देखना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बन जाएंगी। और यकीन मानिए आप 100% स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। और एक छोटा सेक्शन है, ज़्यादा बड़ा सेक्शन है नहीं, ठीक। और इसके अलावा आज की क्लास कोई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, छोटी क्लास रहेगी। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, इसमें हम लोगों को क्या परिवर्तन करना चाहिए। इसके अलावा क्लासेस हमें कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, या आप केवल एमसीक्यू पे फोकस करना चाहते हैं। जैसे भी आप होगा आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना, या आप कहो कि सर जल्द से जल्द क्लासेस करवा दीजिए इकोनॉमी की तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे उसका फीडबैक ज़रूर देना, मैं आपका वेट करूँगा, ठीक। चलिए आज की क्लास की फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल चीज़ों को बहुत आराम से देखने की ज़रूरत है। पहली बात, देखिए हमें बच्चों ना इकोनॉमिक्स पढ़ना है और हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है। ध्यान रखना, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अर्थशास्त्र क्या होता है बच्चे, ठीक है। अर्थशास्त्र का मतलब मैं यहाँ 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है अर्थ, एक होता है शास्त्र। यानी कि मोटे तौर पे आपसे कहें तो अर्थ का मतलब यहाँ पे धन, धन का अध्ययन, यानी धन का आप अध्ययन करते हो, धन का एक तरीके से आप किस तरीके का व्यवहारिक रूप देखते हो उसको आप पढ़ते हो किसके अंदर, अर्थशास्त्र में, ठीक है। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम कल्याण के लिए सीमित संसाधनों का अनुकूलम उपयोग। यानी कि जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनके हित में इसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं बच्चों, वो एडम स्मिथ साहब को बोलते हैं। एडम स्मिथ सर ने 1776 में किताब लिखी थी। कई बार ये किताब आपसे पूछता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। यानी कि इस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। कई बार पेपर में आता है कि किसने लिखी, एडम स्मिथ ने लिखी। आपको साल भी याद रखना चाहिए, 1776 में। इसी के अंदर कहा गया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, इज ए साइंस ऑफ मनी, ठीक है। अर्थशास्त्र इज ए साइंस ऑफ मनी यहाँ पे बोला गया है किसके अंदर, इनकी जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ सर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं पे क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे एक बात समझाई गई है, ठीक है। यानी कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो हम इसे 2 स्तर में बांटते हैं, एक माइक्रो और एक आपका मैक्रो। यहाँ से सवाल ना एसएससी के एग्ज़ाम में एक बार यहाँ से सवाल पूछा गया था, अभी बताता हूँ क्या पूछा गया था। माइक्रो को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि। यानी कि माइक्रो मतलब जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ को देखते हैं, यानी कि एक
अकेले अकेले मुद्दे पे, यानी कि केवल और केवल हम एक एक बिंदु को जब देखते हैं उसको माइक्रो कहते हैं। इसके अलावा जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंदर केवल सरसरी निगाहों से देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो वो मैक्रो स्थिति कहलाती है। यानी कि यहाँ उपभोक्ता एक उत्पादक की बात होती है, यानी कि एक एक की बात होगी, एक एक विशेष रूप से एक एक बंदे पर ध्यान देने की बात है। और यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मांग आपूर्ति सिद्धांत और कीमत सिद्धांत, यानी कि इन दोनों पे क्या करता है, ये काम करता है। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे कौन कहलाता है, वो एडम स्मिथ ही कहलाते हैं। यानी कि यहाँ से आपके 2 सवाल देखने को मिलेंगे आपको। पहली बात, कई बच्चे गलती करते हैं तो ध्यान से देखना। पहली बात, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अभी हमने बात करी वो एडम स्मिथ है। उसी में अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो भी एडम स्मिथ है। ठीक है, ध्यान रखना। भाई दूसरी ओर जब आप मैक्रो की बात करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो, तो यहाँ पे यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे काम करा जाता है। समाज कल्याण की भावना तो दोनों तरफ है। और यहाँ पे कीन्स जो हैं, यानी कि अगर आपसे मैं ये पूछूं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो आप किसका नाम लोगे, कीन्स का नाम लोगे। और कीन्स की एक बुक भी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनकी किताब थी जो आपकी एडम स्मिथ थी, इनकी किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। वही कीन्स की किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये पेपर में आ चुका सवाल है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखो विशेष रूप से जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी को, तो मोटे तौर पे मैं बच्चों को कहता हूँ इकोनॉमी जो है वो एक टमाटर की चटनी के जैसे है। यानी कि इकोनॉमी के 5 पिलर हैं जिस पे पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो खड़ी होती है। कई बार ये सवाल पेपर में आ चुका है कि इकोनॉमी के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो एक तो होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब इन्वेस्टमेंट से होता है कि जब आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका एक पिलर है। दूसरा पिलर है इसका उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। जब आप किसी फैक्ट्री में निवेश करते हैं तो वहाँ से कोई आप उत्पाद उत्पादित करते हैं, उत्पाद बन गया। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका वितरण किस तरीके से है। चौथी बात है एक्सचेंज, यानी कि विनिमय कैसा होता है। और 5वीं बात है उसका कंज्यूम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उपभोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप देखना चाहें तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए सुचारू रूप से 5 स्तंभ माने जाते हैं। पहला स्तंभ है निवेश, दूसरा है उत्पाद, तीसरा है वितरण, चौथा है विनिमय और 5वां है उपभोग। ध्यान से यहाँ से सवाल बनता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आजकल जैसा पेपर चल रहा है उनमें इसी तरीके की, यानी पारंपरिक सवालों को छोड़ करके जो अन्य चीज़ें हैं जिसको बच्चा इग्नोर करता है और सिलेबस का हिस्सा होती हैं, उनको ही पेपर में बनाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, अर्थव्यवस्था का प्रकार हमने से 3 आधार पे देखेंगे। सबसे पहला आधार है संबंधों के आधार पे, यानी कि संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था किस तरीके से बांटते हैं। संबंधों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 2 हिस्से में बांटते हैं बच्चों। एक तो ओपन इकोनॉमी होती है और एक आपकी क्लोज इकोनॉमी होती है। ठीक है, यहाँ से अमूमन सवाल देखिए ज़्यादातर बनता नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल बन सकता है, पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, या इसके विषय में आपको 2-3 स्टेटमेंट बना के दिए जा सकते हैं। ठीक है, जल्द ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं, और आप खूब अच्छे से उसमें तैयारी करना दोस्तों। ठीक है, देखो संबंध के आधार पर मतलब क्या होता है। देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है। यहाँ पे 2 शब्द आए। सबसे पहले एक शब्द आया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चे निर्यात, यानी अगर भारत कोई चीज़ को बना रहा है और उसे हम किसी दूसरे देश में पहुँचा रहे हैं, दूसरे देश को दे रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ भारत जब दूसरे देश से अपने यहाँ कोई चीज़ मंगा रहा है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि निर्यात और आयात। ठीक है, यानी अगर देश के संबंध किसी अन्य देश के साथ हैं, यानी कि हम किसी अन्य देश के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हमारे उसके साथ संबंध है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है, ओपन अर्थव्यवस्था मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी भी देश के संबंध केवल अपने तक सीमित है, यानी कि वो ना तो एक्सपोर्ट कर रहा है और ना ही इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो केवल कह रहा है कि मैं आत्मनिर्भर ही रहूँगा, मैं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करूँगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, उसे क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। और देखिए अब दुनिया में ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो क्लोज इकोनॉमी है, लेकिन कई हद तक हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ लेते हैं उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया को। ये वही नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग युंग वाले, ठीक है, खतरनाक आदमी है, आपने देखा होगा। ठीक, तो ये है। लेकिन अब तो ये भी बाहर निकल रहे हैं। अभी देखा होगा आपने जो
समिट थी जहाँ मोदी जी चाइना गए थे, वहाँ किम जोंग यून भी गए थे, उनके स्थापना दिवस का कुछ मामला था चाइना का, वहाँ कुछ चीज़ों में आपने नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग यून है उनको देखा होगा। तो पहली अर्थव्यवस्था है संबंधों के आधार पर, दो प्रकार की है, एक क्लोज इकोनॉमी और एक आपकी ओपन इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे बच्चों, संसाधन पर स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, संसाधन पर स्वामित्व के आधार पर हमारी इकोनॉमी ये भी आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होती है पूंजीवादी, समाजवादी और आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो पूंजीवादी से मतलब क्या है? पूंजीवादी से मतलब ये होता है कि जहाँ पैसे की ज़्यादा डिमांड है, या ऐसा लो पैसे को जहाँ ऊपर रखा जाता है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो निजी क्षेत्र होता है, उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत किसके? सरकार के। ठीक है, यानी सरकार का सीमित कंट्रोल होता है और सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं करती है। तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, वो प्रभावशाली ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यूएसए, यूके, या अधिकतर आप कहिए जितने भी विकसित इकोनॉमी हैं, जितने भी आपके विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके अंदर अधिकतर पूंजीवाद ही चलता है। ठीक है, और जो निर्भर करता है किस पर? डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। यहीं पे अगर आपको पता हो, ये सवाल बड़ा सुंदर सवाल है और पेपर में पूछा जाता है कि जो हस्तक्षेप का सिद्धांत है ये किसने दिया था बच्चों? ये एडम स्मिथ साहब ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था? इसमें इन्होंने कहा था कि हमें मार्केट में ना सरकार को या किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने आप को कंट्रोल स्वयं कर लेती है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई, या सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने नवरात्र देखे होंगे तो नवरात्र में आपने देखा होगा कि डिमांड अचानक बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जो केला है या नारियल है, इस तरीके की चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में दिखेंगी, तो मार्केट अपने आप को कंट्रोल करता है। उस हिसाब से एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। आप ये ध्यान रखना कि ये सिद्धांत किसका है। पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा इसमें क्या कहा गया है, आपसे ये पूछेगा कि ये सिद्धांत दिया किसने था। तो ध्यान रखना है, पूंजीवादिता के ऊपर हस्तक्षेप का सिद्धांत मार्केट को लेकर के ये एडम स्मिथ सर ने ही दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, दूसरी व्यवस्था बच्चे समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि सेम पूंजीवादी के उल्टी होती है, जहां निजी क्षेत्र कम प्रभावशाली होता है और सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होता है, यानी सरकारी जो चीज़ हैं वो ज़्यादा कंट्रोल में रहती हैं। तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समाजवादी के लिए कार्ल मार्क्स ने खूब बातें करी हैं, और इसकी एक किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने इस पर खूब प्रकाश डाला और खूब अच्छी तरीके से इसको समझा है। पेपर में अगर आपको याद हो कि पिछले भी किसी पेपर में आया था कि दास कैपिटल किसकी रचना है बच्चे, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है, ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक, इसके अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्था जो आप देखोगे, अब तो वैसे ये है इतनी नहीं, यूएसएसआर जो था आपका, रूस जो है, उसमें बहुत ज़्यादा स्तर तक समाजवाद है और सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया उनमें से एक है जहाँ सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, इवन कि आप वहाँ न्यूज़ चैनल्स भी अपनी मर्जी से नहीं देख सकते हैं, ये आपने देखा होगा, सुना होगा। वही दूसरी तरफ देखिए जो भारत है, भारत ने दुख करा किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था का, यानी ना तो हम पूंजीवादी की तरफ गए ना हम समाजवाद की तरफ गए, हम रहे बीच में। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ सरकार और जो निजी क्षेत्र, दोनों का अपना अपना रोल होता है, और दोनों अपनी आवश्यकता अनुसार सरकार क्या करती है? मार्केट में या निजी क्षेत्र के साथ हस्तक्षेप करती। ठीक है, तो भारत किस में बैठा हुआ है बेटा? इंडिया किसका हिस्से में है? इंडिया अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 1991 एक ऐसा वर्ष था जहाँ हम लोग क्या लेके आए थे? एलपीजी नीति लेके आए थे, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे ध्यान से। इससे पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में समाजवाद की ओर झुकाव था हमारा, लेकिन 1991 के बाद हमने अपने मार्केट को खोला और हम पूंजीवाद की तरफ चले। हालांकि हम अभी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारा जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, ये था आपका दूसरा भाग जिसको हमने देखा। तीसरा बच्चे है विकास के आधार पे, और विकास के आधार पे हमारे अर्थव्यवस्था जो है वो तीन प्रकार की ही है। एक आपकी अविकसित है, एक विकासशील है और एक विकसित अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पे बात करेंगे तो देखो यहाँ पे साधन को एक निमित्त बनाया गया है, यानी कि जो आपके प्राकृतिक, भौतिक और जो मानवीय साधन हैं उसके आधार पर हमने अर्थव्यवस्था के तीन हिस्से किए हैं। एक होता है आपका अविकसित, अविकसित यानी कि जिसके पास कोई भी एक साधन ना हो,
ठीक है, यानी कि उसके पास तीनों ही संसाधन उपलब्ध ही ना हो, उनमें से कोई एक क्या हो, अनुपलब्ध हो। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपकी कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे सोमालिया है, बुरुंडी है, नाइजर है, पोलर रीजन है, बहुत सारे देश हैं जो आपका अविकसित अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, यानी इनके पास संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, कोई न किसी संसाधन का नगण्य होना इनके यहाँ पाया जाता है। वही दूसरी तरफ है विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि ये ऐसे देश जिनके पास साधन तो हैं, यानी कि प्राकृतिक साधन भी हैं, भौतिक साधन भी हैं, मानवीय साधन भी हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो उनका इष्टतम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वे क्या कर पा रहे हैं, वो उनका मैक्सिमम आउटपुट उनसे नहीं ले पा रहे हैं। इतने ज़्यादा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, या कोई अन्य कारण से हम उन संसाधनों का इष्टतम दोहन नहीं कर पाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अगली बात, तीसरा होता है बच्चों विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था से मतलब ये है कि जिनके पास संसाधन भी पूरे हों और वो उनका इष्टतम दोहन भी कर पाए, यानी कि वो उनसे मैक्सिमम आउटपुट भी ले पाए। ठीक है, उसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में हम इतनी ही बातें रखते हैं, और आपने बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुना होगा। देखिए, आप इकोनॉमी की चिंता मत करना, मैं आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमी करवा दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखा होगा आपने, PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं उसका लिंक यहाँ डाल दूँगा। इसके अलावा आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और हमें वीडियो एग्ज़ाम को फोड़ना है। आपके कमेंट या आपकी फीडबैक की मैं वेट करूंगा। आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना, क्लास कैसी लगी, इसके अलावा हमें और क्या क्या कंटिन्यू करना चाहिए, किस और हमें और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतनी ही बातें रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।